हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल नया टॉपिक है इकोसिस्टम एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इकोसिस्टम जो है बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोर्शन इकोलॉजी। इस पोर्शन से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं। लास्ट जो मेरा चैप्टर था मैंने डिस्कस किया था अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द इकोलॉजी आल्सो। तो मैंने इकोलॉजी डिस्कस किया था। इकोलॉजी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है इकोलॉजी की, दैट यू कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होते हैं, राइट, जब ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आप पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। तो डिफरेंट पॉपुलेशन के जो ग्रुप होते हैं उनको बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं और काफी सारी बायोटिक कम्युनिटी मिलकर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम डेवलप करती है। तो हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ हियर, सो लिसन केयरफुली अबाउट द इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको मतलब इको, इको मतलब इकोलॉजी एंड सिस्टम आपको पता ही है। तो यहां पे इको का जो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इकोसिस्टम, दिस इज द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। यू कैन इजिली डिफाइन दिस टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आप कहते हैं सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर दैट यू कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। There are so many definition of ecosystem. तो यहां पे symbol of structure and function of nature that you called ecosystem. Is that clear to all of you? तो symbol of structure and function of nature जिसे कि आप ecosystem कहते हैं। एक चीज और यहां पे ecosystem, this is the एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था E.P. ओडम। उनको फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। उन्होंने भी इकोसिस्टम की एक डेफिनेशन दी। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दैट डेफिनेशन, लिसन केयरफुली। तो ये डेफिनेशन कौन सी थी, यहां पे फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है E.P. ओडम को, E.P. ओडम को। एंड अकॉर्डिंग टू E.P. ओडम, E.P. ओडम के हिसाब से इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम, दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर। तो इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर कहा जाता है इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू E.P. ओडम इकोसिस्टम का फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से जो बायोटिक कम्युनिटी बनती है और बायोटिक कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। तो कोई भी इकोसिस्टम फंक्शनल होता है। अगर कोई कम्युनिटी फंक्शनल है, कहीं पे बायोटिक कम्युनिटी है और वो आपस में इंटरेक्शन करती है और उनके इंटरेक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर जो है इकोसिस्टम जो है फंक्शनल बन जाता है। तो इकोसिस्टम में आप ये भी कह सकते हैं इकोसिस्टम में इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है इन इकोसिस्टम। तो याद रहे, तो यहां पे इन इकोसिस्टम इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यहां पे
इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इंटरेक्शंस टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन टेक प्लेस करता है उसका रिजल्ट है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बी वेरी स्मॉल, एक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, और ओशियन भी, और एक वेरी लार्ज एक ओशियन और एक फॉरेस्ट सिस्टम भी इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो इकोसिस्टम में बी स्मॉल एंड मे बी लार्ज। तो ये बात आपको याद रखनी है, इकोसिस्टम में बी स्मॉल एंड लार्ज। कोई भी इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। इकोसिस्टम में बी स्मॉल लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम एंड इट में बी वेरी लार्ज लाइक ओशियन इकोसिस्टम। तो यहां पे इकोसिस्टम में बी स्मॉल एंड लार्ज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे स्मॉल इकोसिस्टम लाइक एक पॉन्ड जो है वो स्मॉल इकोसिस्टम में आता है, राइट। इवन इकोसिस्टम में बी वेरी लार्ज। एक लार्ज इकोसिस्टम में आप ओशियन को कैटेगराइज कर सकते हैं और एक स्मॉलर इकोसिस्टम में भी एक पॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ साइंटिस्ट पूरे कंप्लीट बायोस्फीयर को ही इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, मैं फिर से आपको याद करा देता हूं। सबसे जो बेसिक यूनिट होती है इकोलॉजी की, उसको आप ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद आपका लैंडस्केप, लैंडस्केप के बाद बायोम्स, एंड बायोम्स के बाद बायोस्फीयर। तो यहां पे कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं कि वो इकोसिस्टम तक ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं। वो कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन को, राइट। मैं पूरी सीक्वेंस लिख देता हूं। सम साइंटिस्ट कंसीडर ओनली 4 लेवल ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी के बाद ecosystem. There are only 4 level of organization, right, according to some scientists. कुछ साइंटिस्ट सिर्फ 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं। ऑर्गेनिज्म टू इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, is that clear, biotic community and ecosystem, there are only 4 level of organization. Some scientists consider like this, but some other scientists ecosystem के बाद भी level of organization को consider करते हैं, landscape, biomes, and उसके बाद फिर biosphere। और कुछ scientists जो है ecosystem में पूरे biosphere को consider कर लेते हैं। biosphere क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। biosphere is a life supporting zone, इसको एक लाइफ सपोर्टिंग जोन भी कहते हैं। तो यहां पे बायोस्फीयर, या ये कहिए ग्लोबल बायोटिक कम्युनिटी, या ये कहिए ग्लोबल इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं आप। तो यहां पे बायोस्फीयर और ग्लोबल इकोसिस्टम कंसीडर एज इकोसिस्टम, एंड दिस इज ए लाइफ सपोर्टिंग जोन। और इस लाइफ सपोर्टिंग जोन में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी होता है, राइट, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, ऑल टाइप ऑफ लाइफ सपोर्टिंग जोन विच एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस अर्थ, कॉल्ड बायोस्फीयर। और कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम होता है। तो वहां पे उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 4 लेवल्स होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे ये हो गया अबाउट इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग और नॉट? अब बात करते हैं इकोसिस्टम के लिए क्या पिक्युलैरिटीज होनी चाहिए, क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए। यहां पे कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया है जो कि इकोसिस्टम को फंक्शन बनाते हैं और जो कि इकोसिस्टम को रन करते हैं, जहां पे लाइफ फॉर्म का सर्वाइवल पॉसिबल होता है, जहां पे लिविंग फॉर्म इंटरेक्ट करती है आपस में एक दूसरे के साथ और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। तो समझ लीजिए वो फंक्शनल इकोसिस्टम है।
अगर इको फंक्शनल है तो ही इकोसिस्टम है, अगर फंक्शनल नहीं है तो इकोसिस्टम नहीं है। जहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं देखा जाता है बिटवीन लाइफ फॉर्म और बिटवीन लाइफ फॉर्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन देखा नहीं जाता है तो समझ लीजिए वो फंक्शनल नहीं है, और अगर वो फंक्शनल नहीं है तो वो इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम की पहली कंडीशन है कि ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी कंसीडर करते हैं एक स्मॉल कंटेमिनेटेड ड्रॉप ऑफ वाटर यू कैन कंसीडर एज इवन इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक कंटेमिनेटेड ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, कंटेमिनेटेड ड्रॉप ऑफ वाटर जिसमें कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। बट दैट इकोसिस्टम इज कॉल्ड माइक्रोसिस्टम। क्या कहेंगे आप उसको? माइक्रो इकोसिस्टम या फिर माइक्रोसिस्टम। ये भी बात आपको याद रखनी है। आर यू गेटिंग? तो यहां पे ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इवन कैन कंसीडर एज इकोसिस्टम। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जो कि कंटेमिनेटेड ड्रॉप ऑफ वाटर है, उसको भी आप एज ए इकोसिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पे स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज एन इकोसिस्टम, और ऐसे इकोसिस्टम को आप माइक्रोसिस्टम भी कहते हैं। ऐसे इकोसिस्टम को आप क्या कहते हैं? माइक्रोसिस्टम। यू कैन कंसीडर इट एज माइक्रोसिस्टम ऑल्सो। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मे बी वेरी स्मॉल, मे बी लाइक ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जो कि एक कंटेमिनेटेड ड्रॉप ऑफ वाटर होती है, एंड इट मे बी ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम। इट मे बी कंप्लीट बायोस्फीयर। कंप्लीट बायोस्फीयर को आप ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। इट मे बी कंप्लीट ओशियन, इट मे बी कंप्लीट लैंड। इज दैट क्लियर? कंप्लीट फॉरेस्ट, ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है इकोसिस्टम को। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया? तो ये हो गया यहां पे इकोसिस्टम के बारे में। अब यहां पे इकोसिस्टम का एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो किसी भी इकोसिस्टम का एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है यहां पे इकोसिस्टम का, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ इकोसिस्टम। पहला पॉइंट है एसेंशियल क्राइटेरिया में कि यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। अगर कोई इकोसिस्टम फंक्शनल है तो यानी कि वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी कंपलसरी है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो क्या कोई भी इकोसिस्टम फंक्शनल हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी कम्युनिटी फंक्शनल नहीं हो सकती है अगर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कंपलसरी है। अगर मैं कंप्लीट ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करूं, अगर कंप्लीट बायोस्फीयर की बात करूं, तो कंप्लीट बायोस्फीयर, कंप्लीट इकोसिस्टम के पास जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको आप कहते हैं सन। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट द सन? कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट एनर्जी सोर्स? राइट? जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स जो है सनलाइट से लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाते हैं, और फिर उस फूड से आगे एनर्जी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। तो यहां पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट यू कॉल्ड सन। तो किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शनल होने के लिए एनर्जी सोर्स इज वेरी कंपलसरी। ये बात आपको याद रखनी है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर एनी इकोसिस्टम। राइट? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शनल होने के लिए। तो एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर इकोसिस्टम, सबसे पहला जो सबसे जरूरी एसेंशियल क्राइटेरिया है दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्स होना चाहिए, जैसे कि बायोस्फीयर कंप्लीट ग्लोबल इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सन। आर यू गेटिंग? इसके बाद सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बाकी की जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड बना लेते हैं। उनके लिए पॉसिबल है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन क्या सभी लाइफ फॉर्म, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं।
तो वो खुद से सिंथेसाइज फूड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग के लिए, बाकी ऑर्गेनिज्म जब फंक्शनिंग होगा तो वो इंटरेक्शन करेगा और तभी इकोसिस्टम का मतलब समझ आएगा। इज दैट क्लियर? तभी इकोसिस्टम फंक्शनल होगा। तो बाकी के ऑर्गेनिज्म के लिए यहां पे फूड अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ फंक्शनिंग इकोसिस्टम। तो यहां पे सेकंड इज फूड अवेलेबिलिटी। यहां पे फूड अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो इकोसिस्टम फंक्शनल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया, फूड अवेलेबिलिटी हो गई, फूड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अब फूड को जब कोई एनिमल राइट कंज्यूम करता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म उस फूड को कंज्यूम करता है तो वो उस फूड से एनर्जी लेता है और फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा। सपोज दैट हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस ने किसको कंज्यूम किया? प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया, प्लांट्स को कंज्यूम किया, प्लांट्स ने उनको फूड दिया, अवेलेबिलिटी फूड है, राइट। अब हर्बीवोरस को कार्निवोरस कंज्यूमर करेंगे, कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस कंज्यूम करेंगे, तो यहां पे एक फूड चेन बन जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फूड के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होना भी जरूरी है, और एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। जब दूसरा ट्रॉफिक लेवल पहले ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए, तो वहां पे वो उससे एनर्जी ले लेता है और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, सेकंड से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, उसके बाद इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल में, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अनदर पॉइंट इज एनर्जी ट्रांसफर। याद रहे, फंक्शनल इकोसिस्टम के लिए एनर्जी ट्रांसफर भी बहुत जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है फूड अवेलेबिलिटी और तीसरा है एनर्जी ट्रांसफर। बिना एनर्जी ट्रांसफर के कोई भी इकोसिस्टम फंक्शनल नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो ये इकोसिस्टम का एसेंशियल क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और एसेंशियल क्राइटेरिया है, दैट इज डिकम्पोजिशन। किसी भी फंक्शनल इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन होना भी बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिकम्पोजिशन से भी, डिकम्पोजिशन में प्रोसेस में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, राइट, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से डेट्रीवोरस में या फिर डिकम्पोजर्स में। तो डिकम्पोजिशन भी एक एसेंशियल क्राइटेरिया हो जाता है किसी भी फंक्शनल इकोसिस्टम का। तो ये एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम कितने टाइप के हैं, राइट, टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ इकोसिस्टम की। तो अगर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो यहां पे कौन कौन से टाइप्स के इकोसिस्टम है? यहां पे जो इकोसिस्टम है इसमें आते हैं नंबर 1 एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो प्रेजेंट होता है वाटर बॉडी में। दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि दैट प्रेजेंट ओवर लैंड, जो कि लैंड पे प्रेजेंट होता है। ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कौन से प्लेस में इकोसिस्टम है, राइट, या तो पानी में होगा या लैंड पे होगा। तो इसी बिहाफ पे इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसके बाद अदर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर आल्सो देयर। ये इकोसिस्टम दो कौन कौन से हैं? एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम एंड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ये भी दो टाइप के अदर इकोसिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम, राइट, aquatic and terrestrial ecosystem की। After that I will come to natural and anthropogenic ecosystem. So first of all I am going to discuss about aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, that is the ecosystem of water body. ये वो इकोसिस्टम है जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ध्यान दीजिएगा।
So next is aquatic ecosystem. तो अगला टॉपिक है एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए एक्वेटिक इको सिस्टम की बात चल रही है यहां पे, यानी कि द इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी में जो इकोसिस्टम है उसे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, राइट। एनी वाटर बॉडी, ecosystem which is present in water body that you call aquatic ecosystem. तो ecosystem which is present in water bodies that you call aquatic ecosystem. इसके एग्जाम्पल है लाइक पॉन्ड, लाइक रिवर, लाइक लेक, लाइक ओशियन। तो यहाँ पे ये सब क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। सबसे स्मॉलेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद सबसे लार्जेस्ट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो है ओशियन। तो इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, आर यू गेटिंग और नॉट। तो या ये कहिए बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट होती है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाती है। ये है पॉन्ड, लेक, ओशियन एंड रिवर। इसके बाद है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर बात की जाए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट ओवर लैंड, जो कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहां पे इकोसिस्टम प्रेजेंट ओवर लैंड, तो वो इकोसिस्टम जो कि लैंड पे प्रेजेंट होता है उसको आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स ऑल्सो। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लैंड पे, इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम प्रेजेंट ओवर लैंड दैट यू कॉल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम प्रेजेंट इन वाटर बॉडी दैट यू कॉल एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन सा आता है। नेचुरल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। वो इकोसिस्टम जिसको नेचर ने डेवलप किया है विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, बिना ह्यूमन सपोर्ट के जो नेचर ऑटोमेटिकली, जिस नेचर ने जो इकोसिस्टम डेवलप किया है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो इकोसिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय नेचर, जो कि नेचर डेवलप करता है विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, बिना ह्यूमन सपोर्ट के जिस इकोसिस्टम को नेचर ने डेवलप किया है वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो कि नेचर ने डेवलप किया है विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, बिना ह्यूमन सपोर्ट के। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, लाइक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, लाइक ओशियन, लाइक लेक, रिवर, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी कि विच इज डेवलप्ड बाय नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। इसके बाद एंथ्रोपोजेनिक की हम बात करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अगर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की बात करें, एंथ्रो जहां पे वर्ड
लग जाए, जहां पे एंथ्रो वर्ड आ जाए, यानी कि दैट इज मैन मेड, तो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय मैन and even maintained by man. Is that clear to all of you? So this ecosystem developed and maintained by human, right? This ecosystem developed and maintained by human being. ये ecosystem जो है developed and maintained by human being, इस ecosystem को डेवलप करता है और मेंटेन करता है कौन? ह्यूमन बीइंग. सो मैन मेड इकोसिस्टम दैट यू कॉल्ड व्हाट? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. तो मैन मेड इकोसिस्टम को आप एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के यहां पे बहुत सारे एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, क्रॉप फील्ड्स. जितने भी क्रॉप फील्ड्स हैं, किसान लोग, फार्मर्स लोग खेती करते हैं, क्रॉप फील्ड्स सेटअप करते हैं. क्रॉप फील्ड्स जो होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में आते हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? वो किस में आते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में. इसके अलावा एक्वेरियम, एक्वेरियम भी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में ही आते हैं. इसके अलावा गार्डन्स, गार्डन्स भी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में ही आते हैं. तो एक्वेरियम, गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड ये एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम का पार्ट है, बिकॉज दीज इकोसिस्टम डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग. इन इकोसिस्टम को डेवलप करता है और मेंटेन करता है ह्यूमन बीइंग. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद बात करते हैं, लिसन केयरफुली. Next is what? तो ये हो गया एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. इसके बाद now I'm going to discuss about, अब यहां पे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं ये भी जान लीजिए एक बार. राइट. एक चीज और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है कि लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कौन सा है. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है. लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम किसे कहते हैं? This question is very important and it can frame in your NEET exam. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकता है. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कौन सा है? तो याद रहे, एग्रीकल्चरल या एग्रो इकोसिस्टम आप बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. तो जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है उसको आप लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं. तो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम इज एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम या एग्रो इकोसिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं. तो इसे जो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम कंसीडर किया जाता है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसके बाद यहां पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. किसी भी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. नंबर 1, यहां पे कोई सेल्फ रेगुलेशन नाम की चीज नहीं होती. नेचुरल इकोसिस्टम में जनरली सेल्फ रेगुलेशन होता है, लेकिन यहां पे सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता, बिकॉज दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो यहां पे किसी भी तरह का सेल्फ रेगुलेशन नहीं देखा जाता. देयर इज नो सेल्फ रेगुलेशन. तो यहां पे कोई भी सेल्फ रेगुलेशन नहीं देखा जाता. देयर इज नो सेल्फ रेगुलेशन इन दिस इकोसिस्टम. दूसरा, यहां पे जो है
सिंपल फूड चेन होती है। यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन की बजाय एक सिंपल फूड चेन होती है इन एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में। यहाँ पे सिंपल फूड चेन देखी जाती है। यहाँ पे तीसरा, जैसा कि नेचुरल इकोसिस्टम में लार्ज बायोडायवर्सिटी देखी जाती है, जबकि यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में स्मॉल डाइवर्सिटी देखी जाती है। ये भी आपको कैरेक्टर याद रखना है। इसमें जो है स्मॉल डाइवर्सिटी होती है। तो नो सेल्फ रेगुलेशन, सिंपल फूड चेन, स्मॉल डाइवर्सिटी एंड हाई प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस इकोसिस्टम में हाई प्रोडक्टिविटी होती है। इस इकोसिस्टम में क्या होती है बेटा? हाई प्रोडक्टिविटी। तो याद रहे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स क्या है, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नो सेल्फ रेगुलेशन, हाई प्रोडक्टिविटी, सिंपल फूड चेन एंड स्मॉल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट यू कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इकोसिस्टम के, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो अगर बात की जाए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यहां पे टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। नंबर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड नंबर टू इज बायोटिक कंपोनेंट। तो यहां पे जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है उसमें है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, ये मैं लास्ट चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, राइट। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो आते हैं, इसमें आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर, लाइट, राइट, एयर, विंड, ये सब किस में आते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। ह्यूमिडिटी, इज दैट क्लियर, एयर करंट, ये सब किस में आते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है वो है इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर में जनरली सॉइल कंपोजिशन आती है, सॉइल क्वालिटी, सॉइल कंपोजिशन एंड केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। तो इसमें इडेफिक फैक्टर में आता है ये सॉइल। तो ये इडेफिक फैक्टर भी एक एबायोटिक फैक्टर है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है अनदर फैक्टर, इसमें जो है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अर्थ आता है। अर्थ की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको आप कंसीडर करते हैं टोपोग्राफी फैक्टर में। अर्थ की फिजिकल अपीयरेंस को टोपोग्राफी फैक्टर में कंसीडर किया जाता है। इसमें माउंटेन्स आते हैं, वैली, हिल्स, राइट, इसके अलावा प्लेन, ये सब किस में आते हैं? टोपोग्राफिक फैक्टर में। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अर्थ को आप टोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारा बायोटिक फैक्टर्स की मैं बात कर लेता हूं। बायोटिक फैक्टर्स में मेजर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? बायोटिक फैक्टर्स में जो मेनली कंसीडर किए जाते हैं, इसमें आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को आप प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, यू ऑल्सो बी नोन एज प्रोड्यूसर्स। वहीं ऑटोट्रॉफ के बाद जो दूसरे फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को आप हेट्रोट्रॉफ भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अगले क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि कंज्यूमर्स। तो बायोटिक में ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स, हेट्रोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स, एंड लास्ट वन इज सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ्स जो है, सैप्रोट्रॉफ्स यानी कि डीकंपोजर्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्रोड्यूसर्स, हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि कंज्यूमर्स, सैप्रोट्रॉफ्स यानी कि डीकंपोजर्स। ये जो है आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन लास्ट चैप्टर। इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं,
Right, in this chapter I am going to discuss about the biotic components in detail. तो first of all I am going to start from producers या फिर आप ये कहिए autotrophs. तो producers या फिर autotrophs किसे कहा जाता है? You must understand about this, listen carefully कि जो producers होते हैं या फिर autotrophs होते हैं, आप किसको producers और किसको autotroph कहते हैं? You must understand about this, listen carefully. So next is autotrophs or producers, that I am going to discuss. Listen carefully. Next is autotrophs or producers. तो my next topic is producers या फिर ये कहिए autotrophs. तो देखिए प्लीज, तो यहां पे अगर बात की जाए ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स की, तो ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? देखिए, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करके फूड सिंथेसिस करते हैं. सभी ग्रीन प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है, राइट? उस पिगमेंट को आप क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी के पास एक पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं. उस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ये प्लांट्स जो है ट्रैप दी सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद उस सनलाइट को, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स ऑफ शुगर और बॉन्ड्स ऑफ फूड में बॉन्ड्स की फॉर्म में या शुगर में बॉन्ड्स की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है, फिर बाद में उस एनर्जी का ट्रांसफर होता है. तो प्रोड्यूसर्स वो हैं जो कि फूड सिंथेसिस करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स जो है, राइट, दीज ऑर्गेनिजम्स can prepare food, ये खुद का फूड खुद बना सकते हैं. They can trap these are mainly green plants and they possess chlorophyll pigment. इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से, with the help of this chlorophyll, right, with the help of chlorophyll की हेल्प से they can trap the sunlight, और सनलाइट से क्या मिलती है? लाइट एनर्जी. They have tendency to convert this light energy. आपने पढ़ा होगा energy neither be created and nor be destroyed, right? तो एनर्जी neither be created nor be destroyed, ये एक लॉ है. एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किस में कन्वर्ट करता है बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे दे कैन कन्वर्ट दी light energy converted into chemical energy. ये light energy को chemical energy में convert कर देते हैं and that chemical energy, तो इनका जो रोल है वो light energy को chemical energy में convert करना है. और ये जो chemical energy होती है, this is present in the form of bonds, in the form of बॉन्ड्स ऑफ शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. बॉन्ड्स ऑफ शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. दिस प्रोसेस इज आल्सो बी नोन एज फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे प्लांट जो है फूड सिंथेसिस कर लेते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट, बिकॉज क्लोरोफिल कैन trap the sunlight and that light energy convert into the chemical energy and that chemical energy store in the form of bonds of sugar. Is that clear? तो ये हो गया आपका autotrophs.
ऑटोट्रॉप्स को आप कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर जनरली उनको कहा जाता है जो कि लाइट एनर्जी को, एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन ऑल्सो फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम। यहाँ पे इनको कन्वर्टर या फिर ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो बी नोन एज, इनको आप ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर। इनको कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर भी आप बोल सकते हैं। किनको? ऑटोट्रॉप्स को या फिर प्रोड्यूसर्स को। अब प्रोड्यूसर्स के बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर यानी कि जो कि प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको आप हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। एंड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू ट्रैप द सनलाइट और फोटोसिंथेसिस, राइट। इनके पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती जिससे ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सके या फिर ये सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड बना सके। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, और इनको जो है आप हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। इनको आप क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स भी इनको कहा जाता है जनरली। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो इन दिस केस, तो अगर बात की जाए यहां पे हेटेरोट्रॉप्स की, या फिर कंज्यूमर की, इज दैट क्लियर? तो अगला है कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं या फिर जिनको आप हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ये कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन नॉट एबल टू ट्रैप द सनलाइट, दे कैन नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। और ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर टू मीट देयर फूड डिमांड। अपनी फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स, these organism depends on other life form or other organisms to meet their food demand or energy, food demands और एनर्जी। अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए या फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे लाइफ फॉर्म पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनको आप हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अभी यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं देखिए। हेटेरोट्रॉप्स आर मेनली ऑफ, नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको आप हर्बीवोरस भी कहते हैं। नंबर 2 इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको आप कार्निवोरस भी कहते हैं, राइट। इसके बाद तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स, और यू कैन से नेक्स्ट इज टॉप कार्निवोरस। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस की बात कर लें। तो हर्बीवोरस को आप प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। दे डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो कि वेजिटेरियन होते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनको आप प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोरस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स। ये प्रोड्यूसर्स या फिर प्लांट्स पे डायरेक्टली फीड करते हैं। दे आर कंप्लीटली वेजिटेरियन, इज दैट क्लियर? इनको आप हर्बीवोरस कहते हैं।
यहाँ पे ये जो हर्बीवोरस होते हैं ये मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं और मे बी टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगर एक्वेटिक हर्बीवोरस की बात करें तो यहाँ पे एक्वेटिक हर्बीवोरस के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टेडपोल। टेडपोल जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, कुछ मॉलस्कस भी होते हैं, कुछ मॉलस्कस भी हर्बीवोरस होते हैं। इज दैट क्लियर? और मॉस्किटो लार्वा भी हर्बीवोरस की कैटेगरीज में आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं काउ, ग्रास होपर एंड डियर एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मैनी, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोरस की। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर आप ये कहिए प्राइमरी कार्निवोरस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो अगला क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस इनको कहा जाता है। देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस, इनको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स और यू कैन से कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस इनको कह सकते हैं आप, लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोरस, यू कैन से इवन प्राइमरी कार्निवोरस ऑल्सो। तो सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोरस दे फीड ऑन, ये किस पे फीड करते हैं? हर्बीवोरस पे ये एनिमल्स फीड करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो दीज में बी एक्वेटिक और दीज में बी टेरेस्ट्रियल। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो दे फीड ऑन हर्बीवोरस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो ये जो एक्वेटिक है दे फीड ऑन हर्बीवोरस, जैसे कि एक्वेटिक एग्जांपल है, राइट। यहां पे ये जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे एक्वेटिक का एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि स्नेल। कुछ स्नेल ऐसे होते हैं, राइट, जो कि जू प्लांक्टन्स पे फीड करते हैं। कुछ फिश भी ऐसी हो सकती हैं, राइट, इज दैट क्लियर, जो कि प्राइमरी कार्निवोरस हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में जैसे कि टोड हो सकते हैं, लिजार्ड हो सकती हैं, ये आपका प्राइमरी कार्निवोरस में आते हैं। इज दैट क्लियर? दे फीड ऑन हर्बीवोरस। इसके बाद यहां पे देखिए, नेक्स्ट इज टर्शरी कंज्यूमर और यू कैन से सेकेंडरी कार्निवोरस। तो टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोरस, दे फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोरस। ये प्राइमरी कार्निवोरस पे फीड करते हैं और प्राइमरी कार्निवोरस पे फीड करने वाले एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में जैसे कि कुछ लार्ज फिश ऐसी होती हैं जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो ये हो गए आपके क्या, टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोरस। वहीं टेरेस्ट्रियल में लाइक स्नेक, स्नेक जो है वो आपका टर्शरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोरस में आता है, या कुछ और रेप्टाइल्स वगैरह भी ये हो सकते हैं, अदर रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका, इसमें क्रोकोडाइल नहीं लिखो आप, इसमें आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉक्स वगैरह यू कैन से। तो ये एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद आपका कौन सा है? टॉप कार्निवोरस।
तो ये टॉप कार्निवोरस वो होते हैं जिनको कोई नहीं खाता है। दे कैन नॉट ईटन बाय एनी अदर लाइफ फॉर्म। ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनको नहीं खाता है। ये सबसे टॉप पे आते हैं, सबसे सुप्रीम होते हैं, और ये जो है किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को स्टेबल बनाने के काम आते हैं। इज दैट क्लियर? वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के काम आते हैं। तो ध्यान दीजिए प्लीज। तो अनदर वन इज अगला है टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर आप कह दीजिए। दे कैन नॉट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। इनको कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं खाते हैं, इसलिए ये टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं। इसके एग्जाम्पल काफी सारे हैं, जैसे कि लायन, पैंथर, टाइगर, फाल्कॉन, पीकॉक। ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो टॉप कंज्यूमर्स दे कैन नॉट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, लायन, पैंथर, टाइगर, फाल्कॉन एंड पीकॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है वल्चर, तो सॉरी सैप्रोट्रॉफ में आता है, ठीक है। वल्चर नॉट इन टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद अनदर कंपोनेंट, अनदर बायोटिक कंपोनेंट इज डिकम्पोजर्स। सो लिसन केयरफुली अबाउट डिकम्पोजर्स। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक इज डिकम्पोजर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स आते हैं। डिकम्पोजर्स यानी कि जिनको आप सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर्स का भी बाकी अदर बायोटिक कंपोनेंट्स की तरह एसेंशियल रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट में। डिकम्पोजर्स आर वेरी एसेंशियल इन आवर इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर्स का जो प्राइमरी रोल है, जो मेन फंक्शन है, वो ये है कि ये हमारे प्लेनेट से, हमारी अर्थ से जितना भी ऑर्गेनिक गार्बेज होता है उसको रिड्यूस कर देता है। ये जितना भी डेड मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या डेड लाइफ फॉर्म होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को ये रिड्यूस कर देता है। इसलिए डिकम्पोजर्स को रिड्यूसर भी कहा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे डिकम्पोजर्स का जो प्राइमरी रोल है, द प्राइमरी रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इज टू रिड्यूस ऑर्गेनिक गार्बेज। जितना भी ऑर्गेनिक गार्बेज होता है ऑन अर्थ, हमारे प्लेनेट पे जितना भी ऑर्गेनिक गार्बेज है उसको रिड्यूस करना डिकम्पोजर्स का काम है। ये इनका प्राइमरी रोल है। तो हमारी अर्थ को में क्लीनलीनेस को मेंटेन करने का काम करते हैं ये डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होता है सबसे ज्यादा वो होता है अपर लेयर ऑफ सॉइल में, एंड इवन टेक प्लेस एट द बॉटम ऑफ ओशियन ऑल्सो। ओशियन के बॉटम में और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन टेक प्लेस करता है। दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिकम्पोजर्स है, इनका प्राइमरी रोल है टू रिड्यूस ऑर्गेनिक गार्बेज ऑन अर्थ। अर्थ पे ऑर्गेनिक गार्बेज को कम कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस डिकम्पोजर आर आल्सो बी नोन एज रिड्यूसर्स। इनको आप रिड्यूसर्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो बी नोन एज रिड्यूसर्स बिकॉज इनका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि ये ऑर्गेनिक गार्बेज को हमारे प्लेनेट से कम करने का काम करते हैं। अर्थ से ऑर्गेनिक गार्बेज को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिड्यूसर्स। इज दैट क्लियर? तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये परफॉर्म करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। डिकम्पोजिशन के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल राइट लेटर इन दिस चैप्टर।
तो ये डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड डिकम्पोजर। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, इसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। डिकम्पोजिशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके ब्रेक डाउन होते ही ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, ऑर्गेनिक गार्बेज जो है हमारे प्लेनेट पे रिड्यूस कर जाता है। तो यहां पे जो डिकम्पोजिशन का मतलब है, टू ब्रेक डाउन, दिस इज द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजर्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे पहले सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, और सिंपल फॉर्म से फिर ये जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल की कंपोजिशन से तैयार होते हैं, और डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। और इस डिकम्पोजिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल पहले तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरीके से यहां पे ऑर्गेनिक गार्बेज रिड्यूस कर देते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, दिस इज परफॉर्म्ड बाय डिकम्पोजर्स। अब ये डिकम्पोजर्स है क्या? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द डिकम्पोजर्स, कि एग्जैक्टली डिकम्पोजर्स होते कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है डिकम्पोजिशन और अबाउट डिकम्पोजर्स। तो यहां पे इसके जो एग्जांपल्स हैं, ए मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया और फंजाई अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, और उस ऑर्गेनिक मैटर को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वहां पे अपनी ग्रोथ को टेक प्लेस करते हैं। आर यू गेटिंग? दे रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, राइट? ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम्स इन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और हमारे बायोस्फीयर को, हमारी अर्थ को क्लीन करने का काम करते हैं ये डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है, जो कि मेनली डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, दे रिलीज सर्टेन एंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो ये जो एंजाइम्स हैं, राइट, डिग्रेडेशन करते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिग्रेडेशन करने का जो काम करते हैं वो ये एंजाइम करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सच ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये अपने आप में प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट, इन इकोसिस्टम। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनकी भी अपनी एक अहमियत होती है, और ये जो है सारे ऑर्गेनिक मैटर को, जो ऑर्गेनिक गार्बेज हमारे प्लेनेट पे इकट्ठा हो जाता है, उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। Is that clear? These are very essential to increase the fertility power of soil.
सॉइल की फर्टिलिटी पावर को भी ये इंक्रीज करते हैं। एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे, मैक्सिमम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन फ्रेम इन योर नीट एग्जाम। मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन, जो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन है टेक प्लेस इन अपर लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की अपर लेयर। जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वो एक फर्टाइल लेयर होती है एंड दैट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी लेयर मानी जाती है अपर लेयर ऑफ सॉइल, और उस लेयर में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि उस लेयर में दैट सॉइल बिकम मिनरल रिच एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उसमें इंप्रूव हो जाते हैं। सॉइल के अंदर जो है मिनरलाइजेशन हो जाता है, मिनरल्स इंप्रूव होने की वजह से दैट विल बी द गुड फॉर द राइट। मिनरलाइजेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस दैट इज ऑल्सो ए स्टेप इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो मिनरल की एफिशिएंसी बढ़ा देता है ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन सॉइल एंड दैट मिनरल्स विल बी वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो है इस प्रोसेस की हेल्प से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, तो ये भी डिकम्पोजिशन का एक अलग अपने आप में सिग्निफिकेंस माना जाता है। तो यहां पे तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन अपर लेयर ऑफ सॉइल, इज दैट क्लियर, एंड दैट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से फर्टिलिटी पावर ऑफ सॉइल बढ़ जाती है। तो ये हो गए डिकम्पोजर्स। तो मैंने बता दिया आपको बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले ऑटोट्रॉफ, राइट, यानी कि प्रोड्यूसर्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जिनको आप कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। सेकंड इज हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर आप बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कार्निवोरस और टॉप कंज्यूमर यू कैन से। इसके अलावा तीसरा है डिकम्पोजर्स। ये तीनों टाइप के बायोटिक कंपोनेंट बहुत ही एसेंशियल है किसी भी इकोसिस्टम के लिए या किसी भी हेल्दी बायोटिक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये तीनों प्रोसेस होंगे तभी वो कम्युनिटी जो है एक हेल्दी बायोटिक कम्युनिटी होगी, वो इकोसिस्टम जो है एक हेल्दी इकोसिस्टम होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर टाइप्स के भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि पैरासाइट्स भी आप यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स में पैरासाइट्स को भी कंसीडर करते हैं। तो कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। अदर बायोटिक कंपोनेंट्स, ये भी आपको समझना है। अदर बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कुछ पैरासाइट्स। तो अदर बायोटिक कंपोनेंट्स में पैरासाइट्स आते हैं, और ये जो पैरासाइट्स हैं इसके एग्जाम्पल में आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइटिक, ठीक है, यानी कि पैरासिटिज्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, यानी कि यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन को शो करता है। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड और दूसरी स्पीसीज को ये एज ए होस्ट इस्तेमाल करता है एंड दैट विल बी यूज्ड एज शेल्टर ऑल्सो एंड सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो। तो पैरासाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको स्क्वेंजर्स बोला जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वेंजर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, डेड और इंजर्ड एनिमल्स पे फीड करते हैं, ऐसे एनिमल्स को आप स्क्वेंजर्स कहते हैं। तो याद रहे स्क्वेंजर्स क्या है? स्क्वेंजर्स वो एनिमल्स हैं जो कि डेड एनिमल्स पे या डेड प्लांट्स पे इवन, राइट, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म और इंजर्ड ऑर्गेनिज्म या इंजर्ड एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनको आप स्क्वेंजर्स कहते हैं। तो ये भी अदर टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट है। तो स्क्वेंजर्स जो होते हैं मेनली फीड ऑन डेड एंड इंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। तो डेड और इंजर्ड ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, उनको ये फीड करते हैं, इनको आप
स्क्वेंजर्स कहते हैं, राइट। तो याद रहे डिकम्पोजर्स में मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, राइट। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको आप स्क्वेंजर्स कहते हैं, जो डेड या इंजर्ड एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनको स्क्वेंजर कहा जाता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। मैराबू स्टॉर्क, मैराबू स्टॉर्क एक बर्ड है, मैराबू स्टॉर्क, राइट, मैराबू स्टॉर्क, राइट, ये एक स्क्वेंजर है। क्रो, आपने देखा होगा जो कोए होते हैं, कोवा, राइट, क्रो, वो भी फीड करते हैं डेड एनिमल्स पे या इंजर्ड एनिमल्स पे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वल्चर, यानी कि जिसको आप गिद्ध कहते हैं, ऑल टाइम स्क्वेंजर बोलते हैं इसको, ऑल टाइम स्क्वेंजर बोलते हैं इसको। ये सिर्फ डेड एनिमल्स और इंजर्ड एनिमल्स पे ही फीड करता है, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक गार्बेज। आर यू गेटिंग और नॉट, राइट। लेकिन एक बदकिस्मती की बात ये है जो हमारी कंट्री में वल्चर जैसी स्पीसीज है, ये बिल्कुल एंडेंजर्ड बन चुकी है। आज से करीब 10-15 साल पहले या 20 साल पहले, राइट, वल्चर कहीं भी देखने को मिल जाते थे। लेकिन अभी ये जो प्रजाति है, ये जो स्पीसीज है, ये एंडेंजर्ड हो चुकी है, ये विलुप्त होने के कगार पर है। और इस प्रजाति का हमारे इकोसिस्टम में, हमारी अर्थ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। दिस इज ऑल टाइम स्क्वेंजर। ये डेड जो ऑर्गेनिक गार्बेज है उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये जो वल्चर जैसी प्रजाति है आज जो है विलुप्त होने के कगार पर है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसका क्या रीजन है? वल्चर हमारी कंट्री में एंडेंजर्ड क्यों बन गया है, राइट? इस बात का जवाब आपको ढूंढना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू कि वल्चर इज गोइंग टू बी एंडेंजर्ड। ये प्रजाति जो है हमारी कंट्री में जो एक टाइम पे कहीं भी देखने को मिल जाती थी, आज ये विलुप्त होने के कगार पे है। एंड व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। और ये जो है वल्चर जो है क्या है? ऑल टाइम स्क्वेंजर बोलते हैं इसको, ठीक है। स्क्वेंजर सेकंड टाइप। एक ऐसे ही होते हैं डेट्रीवोरस। ये भी आपको पता होना चाहिए डेट्रीवोरस क्या है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द डेट्रीवोरस, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। तो अगला है डेट्रीवोरस। नेक्स्ट इज डेट्रीवोरस की मैं बात कर रहा हूं अभी। देखिए प्लीज, अगर बात करूं डेट्रीवोरस की, डेट्रीवोरस उसको कहते हैं जो डेट्रीटस पे फीड करता है। इसमें आते हैं अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस और डेट्रीटस के बारे में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल कम टू द डिकम्पोजिशन टॉपिक, ठीक है। तो अगला जो ऑर्गेनिज्म है, अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो इज देयर, डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस animals feed on detritus, जो कि detritus पे फीड करता है, उसे आप डेट्रीवोरस बोलते हैं। और detritus क्या है? ये जो detritus है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो फीड करता है उसे आप डेट्रीटस कहते हैं, सॉरी, उसको आप डेट्रीवोरस कहते हैं, जो डेट्रीटस पे फीड करता है। इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म एंड सम टर्माइट्स आल्सो, ये दोनों डेट्रीवोरस में आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अर्थवॉर्म को आप फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं बिकॉज ये डेट्रीटस पे फीड करता है। सोइल की फर्टिलिटी पावर को इंप्रूव करने में, सोइल को पोरस बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है।
So this is all about abiotic and biotic component of ecosystem, right? तो आज के लिए बस इतना ही. अगले लेक्चर में I will discuss about the ecosystem structure and ecosystem function. उसके बाद I will discuss about decomposition, फिर energy flow, फिर food chain. ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.